चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 6 लेवल पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसको पढ़ते हुए हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास 6 तो कवर हो ही, साथ ही जो एक्स्ट्रा बातें हैं उनको ना रख के एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम बातों को आपके सामने रख रहे हैं और जो एग्ज़ाम के दृष्टि से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्लास 6 के जो स्टूडेंट हैं वो भी देखेंगे तो उनको फ़ायदेमंद है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले जो बच्चे हैं वो अगर देख रहे हैं तो उनको भी लाभ होने वाला है, उनको भी फ़ायदा होने वाला है। बेसिक की जानकारी आपको प्राप्त होगी और जो एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन यहाँ से आपको जो है टच करने को मिलेंगे। एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। जैसे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 लेवल पे, क्लास 6 लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा सौरमंडल। क्या नाम है? हमारा सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में पढ़ना है। तो सौरमंडल जो है, सौरमंडल से रिलेटेड कई सारी बातें हैं जिनको हम लोगों को समझना है। तो उस चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए सौरमंडल का जो मुखिया है, सौरमंडल का जो मुखिया चाहे प्रधान कहा जाए वो कौन है? सूर्य है। सौरमंडल के मुखिया को क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है। और जो सौर प्रज्वाल, एक शब्द आता है सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल क्या होता है? सौर प्रज्वाल समझिएगा, सौर प्रज्वाल क्या होता है? सौर प्रज्वाल जब सूर्य की सतह को जब हम दूरबीन से देखते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि आग की लपटें निकल रही है, तो उन्हीं आग की लपटों को क्या कहा जाता है? सौर प्रज्वाल कहा जाता है। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह पर आग की लपटें दिखाई देती है तो उन्हीं को सौर प्रज्वाल कहा जाता है। और यहाँ से बात है कि ग्रह जो होते हैं, ग्रह क्या करते हैं? ग्रहों की संख्या 8 है और ग्रह क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? नंबर वाइज क्रम है। पहले बुध है, 1 नंबर पे बुध है, शुक्र है 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे पृथ्वी है, मंगल है 4 नंबर पे, फिर बृहस्पति है, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। तो 8 ग्रह का क्रम है, क्रम के अनुसार 1 नंबर पे ये 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से नंबरिंग है। और जो इसमें जो सबसे छोटा ग्रह वो बुध है, सबसे जो बड़ा आता है बृहस्पति आता है। और लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ से क्लास 6 लेवल पे यहाँ जो बातें हैं वो क्लियर है। फिर आता है तारा। ये अब ग्रह है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। एक बात और जानना है, ग्रह का जो है अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं। और तारा होता है, तारा में क्या जानना है? स्टार्स जो होते हैं, तारों का अपना प्रकाश होता है। इनका प्रकाश क्या होता है? अपना होता है। तारों का प्रकाश अपना होता है। दूरी ज़्यादा होने के कारण ये टिमटिमाते हुए दिखते हैं। और जो बहुत ज़्यादा सूर्य से कई गुना बड़े तारे भी हैं। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य जो तारा है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो कितना समय लगाता है? लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में, पृथ्वी तक आने में लगा समय, पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगा समय। प्रकाश कितना देर में आता है? प्रकाश को लगा समय ये लगभग 8 मिनट है। लगभग 8 मिनट का समय 8 मिनट में आ जाता है। सूर्य के सबसे जो नज़दीक का तारा है जिसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोला जाता है, उसका प्रकाश जो पृथ्वी पर 4 वर्ष में आता है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। अब जो है हम लोग का जो ग्रह है पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में समझना है। पृथ्वी ही एकमात्र 8 ग्रहों में एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और किसी ग्रह पे अभी तक ऐसा नहीं पता लगा है कि किसी ग्रह पे जीवन भी संभव है जहाँ पे लोग रहते हैं। लोग रहने कहाँ पे रहते हैं? किस ग्रह पे? पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में जानना है। पृथ्वी जो है नीला ग्रह कहा जाता है। और नीला क्यों होता है?
नीला जो अंतरिक्ष से देखा जाता है तो नीला होने का वजह इसकी संरचना है, पृथ्वी की संरचना है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, असल है। चूंकि जल का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है और जब प्रकाश की किरणें आती है तो जल का चूंकि रंग जो होता है नीला दिखता है, तो जल चूंकि रंगहीन होता है लेकिन पूरे जल अगर एक जगह रखा दिखा तो नीला दिखता है। तो यहाँ से नीला प्रकाश को ये परावर्तित करता है। जो प्रकाश परावर्तित होता है उसी रंग का कोई पदार्थ दिखता है, कोई वस्तु दिखता है। तो नीला प्रकाश ज़्यादा परावर्तित होने की वजह से इस ग्रह का, पृथ्वी का जो रंग है नीला दिखाई देता है। अब उपग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह जो होते हैं ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह जो होते हैं, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह जो होता है ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और इसको पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन 8 घंटा का समय लगता है। 27 दिन 8 घंटा का समय चंद्रमा को एक चक्कर पृथ्वी का पूरा करने में समय लगता है, 27 दिन 8 घंटा। और चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकंड का समय लगता है। लगभग में 1.25 सेकंड यानी 1.25 सेकंड 1.25 सेकंड चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में ये समय लगता है। इसके बाद बृहस्पति जो है, ऐसे बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है। बृहस्पति ग्रह सबसे ज़्यादा 63 उपग्रह है, शनि के उपग्रह 62 बताए गए हैं। तो ये सारे उपग्रह हैं। और अभी एक चार्ट है, आपको चार्ट याद कर लेना है। एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है। घूर्णन किसको कहते हैं? जितने सारे ग्रह होते हैं अपने अक्ष पे घूमते हैं। तो जब अक्ष पे घूमते हैं तो अक्ष पे घूमने की जो अवधि होती है उसको घूर्णन काल कहा जाता है। और जब वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं या ठीक है, सूर्य का जब चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा जब करते हैं तो उसको परिभ्रमण कहा जाता है या परिक्रमण कहा जाता है। तो यही जानना है कि सब ग्रहों के बारे में जानना है कि कौन सा ग्रह जो है उसका घूर्णन समय कितना है और किस ग्रह का परिक्रमण समय कितना है, कितना दिन में, कितना समय में वो सूर्य का एक चक्कर लगाता है और उसके उपग्रह कितने हैं। एक चार्ट है, चार्ट को आप लोग याद रखें। जैसे में सारे ग्रह है जाए, यहाँ पे बुध हो जाए, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। ये 8 गो ग्रह हैं और 8 ग्रह के हम लोग घूर्णन समय के बारे में जानेंगे। इन लोगों का, इन सारे ग्रहों का घूर्णन समय कितना है, यानी अपने अक्ष पे ये कितना देर में एक बार घूम जाते हैं, ये घूर्णन समय होता है। एक परिभ्रमण कहलाता है। ये सूर्य का चक्कर कितना समय में लगाते हैं, ये परिभ्रमण कहलाता है। और उपग्रह जानना है कि उपग्रह की संख्या किसका कितना है। जैसे बुध है, बुध का घूर्णन समय 58.6 दिन है, यानी अपने अक्ष पे ही 58.6 दिन में एक बार घूमता है। और जो परिभ्रमण है यानी परिक्रमण है, सूर्य का चक्कर लगाने की बात है, तो 87.97 दिन, लगभग में 88 दिन में एक चक्कर लगाता है ये बुध। और इसके उपग्रह की संख्या 0। तो बुध हो गया। फिर शुक्र है, शुक्र जो है, शुक्र ग्रह जो है 243 दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, 243 दिन में। और 224.7 दिन में सूर्य का, ये जो है क्या बोलते हैं, सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसका जो उपग्रह इसका भी एक भी नहीं है। फिर पृथ्वी की बात आती है तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 23.9 घंटा में एक चक्कर लगाती है, 23.9 घंटा में एक चक्कर। और 365.3 वर्ष में एक परिक्रमण यानी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसके उपग्रह की संख्या 1 है। फिर मंगल आता है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह 24.6 घंटा में, 24.6 आवर्स में ये अपने अक्ष पर घूम लेता है। और 687 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करता है और इसके उपग्रह की संख्या 2 है। फिर बृहस्पति आता है। बृहस्पति जो है 9.9 घंटा में
9.9 घंटा में अपने अक्ष पर घूम लेता है और इसको सूर्य का एक चक्कर घूमने में 11.86 वर्ष लगते हैं, लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। और इसके उपग्रह की संख्या 63 है। फिर शनि है, शनि जो है 10.3 घंटा में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है और 29.46 वर्ष में यह सूर्य की एक परिक्रमा करता है और शनि के उपग्रह की संख्या 62 बताई गई है। फिर अरुण ग्रह आता है, अरुण जो है 16.2 घंटा में अपने अक्ष पर घूमता है और 84 वर्ष में ये क्या करता है, इस सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसके उपग्रह की संख्या 27 बताई गई है। फिर वरुण है, वरुण जो 18.5 घंटा में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है और 165 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है और इसके उपग्रह की संख्या 13 है। तो ये चार्ट जो है, चार्ट आप याद रखेंगे, याद अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो इसको याद करके रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उल्का पिंड होता है, आप उल्का का नाम सुने होंगे। उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड के बारे में जाने जाए, जब देखिए सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंड जो चक्कर लगाते हैं उनसे जब कुछ टुकड़ा टूट जाता है और टुकड़ा छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनसे टूट कर जब नीचे गिरते हैं तो उसी को उल्का कहा जाता है। उल्का बात समझ में आया? सूर्य के चक्कर लगाने वाले पिंडों से जब टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े टूट के नीचे गिरते हैं तो उसी को उल्का कहा जाता है और वायु के घर्षण के कारण उनमें आग लग जाती है और रास्ते में ही जल के राख हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उल्का बिना जले हुए नीचे गिर जाते हैं तो पृथ्वी पे जिस स्थान पे वो गिरते हैं वो वहाँ पे गड्ढा बना देते हैं। तो उल्का के बारे में आपको उम्मीद करते हैं कि उल्का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बारे में समझिएगा। ध्रुव तारा क्या है, कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति समझिएगा। ये ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित होता है। उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर और विषुवत रेखा से किसी भी स्थान पर अगर देखा जाए तो ये हमेशा क्षितिज पर दिखाई देता है। विषुवत रेखा से अगर देखा जाए इसको, ध्रुव तारे को, तो हमेशा कहाँ पे दिखाई देता है? क्षितिज। अब क्षितिज बात आया, नया शब्द क्षितिज होता क्या है? देखिए आप ध्यान दिए होंगे, जब किसी स्थान से दूर आकाश में देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि आकाश का वो भाग जो है पृथ्वी से सट रहा है, पृथ्वी से सटता हुआ प्रतीत होता है। तो उसी भाग को क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। तो क्षितिज पर दिखाई देता है अगर विषुवत रेखा से देखा जाए तो। और क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होती है, क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होती है उस स्थान का अक्षांश उतना ही डिग्री का होता है। उस स्थान का अक्षांश कितना डिग्री का होता है? उतना ही डिग्री का होता है। अब बात आता है राशि की। राशि क्या होता है? राशि समझिएगा, जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। उन तारा समूहों को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। राशि की संख्या 12 बताई गई है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। क्या है? राशि को क्या बताया गया है? ये हमेशा उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी के उत्तरी छोर पर, पृथ्वी का उत्तरी अक्ष पर, पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित होता है। उत्तरी अक्ष पर स्थित होता है। राशि किसको कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा करने के, सूर्य के परिक्रमा करने के वक्त सूर्य कई तारा समूहों के बीच नजर आता है। तारा समूहों के बीच नजर आता है। उन तारा समूहों को क्या कहा जाता है? उन तारा समूहों को ही राशि कहा जाता है। राशियों की संख्या 12 बताई गई है। कौन कौन सी राशियां होती है? मेष होता है, वृष होता है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां होती है। फिर नक्षत्र का बात आता है। नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के चारों तरफ तारों के समूह
जो होते हैं तारों के समूह के बीच घिरी हुई पृथ्वी दिखती है। चंद्रमा के पास से देखा जाए, चंद्रमा जब चक्कर लगाता है पृथ्वी का तो उन तारों के समूह को क्या कहा जाता है? उन तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जब चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का तो 27 तारों के समूह से होकर गुजरना पड़ता है। उन 27 तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो 12 तारा समूहों से होकर गुजरना पड़ता है। उन 12 तारा समूहों को क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। तो 27 जो होते हैं नक्षत्र होते हैं। और नक्षत्र आप याद रखिएगा, नक्षत्र होता है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, फिर पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र का समय 14 दिन बताया गया है। प्रत्येक नक्षत्र जो है चंद्रमा को पार करने में एक नक्षत्र को 14 दिन का समय लगता है। और फिर आकाशगंगा की बात आती है। 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र आप लोग याद रखिएगा, अश्विनी, भरणी, फिर से एक बार सुन लीजिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी के बाद हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, फिर पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो ये 9 अंगुलियां हैं और ये हर अंगुली पे 3-3 है, तो 9 × 27 को हो गया। तो यहाँ से जो होता है नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों की संख्या 27 बताई गई है। फिर आकाशगंगा होता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? असंख्य तारों के जो फैली चौड़ी सफ़ेद रचना होती है और लगता है कि एक पट्टी दिखाई देती है, उसी को जो होता है क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। फिर सप्तर्षि की बात आती है। फिर सप्तर्षि एक तारों का समूह है। सप्तर्षि तारों का समूह है। ये उत्तर दिशा में हमेशा दिखता है। 7 तारों का समूह है। ये किस दिशा में दिखता है? उत्तर दिशा में हमेशा दिखता है। और भारतीय जो खगोल शास्त्री थे, भारतीय खगोल शास्त्रियों ने भारतीय नाम दिए इन 7 तारों का। वो कौन था? 7 तारा जो है ऋषियों के नाम पे है। एक ऋतु है, एक पुलह है, ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, सब ऋषि के नाम है। फिर अत्रि, वशिष्ठ, फिर अंगीरा और मरीचि। ये भारतीय नाम है सप्तर्षियों के, 7 ऋषियों के, 7 तारों के। फिर यूनानी नाम है। यूनानियों ने क्या नाम दिया? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, एटा और जेटा, ये नाम दिया यूनानियों ने सप्तर्षियों का। ये जो सेशन हुआ सौरमंडल का 6 क्लास के लेवल का, 6 क्लास के लेवल जो है 6 क्लास में जो फर्स्ट सौरमंडल का जो चैप्टर है इतना ही कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ से इन चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है पृथ्वी और उसकी गतियां। पृथ्वी और उसकी गतियां। पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में पढ़ना है। देखिए पृथ्वी की 2 गतियां बताई गई है, एक घूर्णन गति, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति किसको कहते हैं? और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहा जाता है। जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहिए या परिभ्रमण कहिए, परिक्रमण गति कहा जाता है। तो अक्ष, अब बात होता है कि अक्ष कहा किसको जाता है? अक्ष पे घूमती है, मतलब अक्ष की जो, अब आप समझिएगा यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का ये ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। तो पृथ्वी क्या होती है? इसी तरीके से हमेशा घूमती रहती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमने में इसको 23.9 घंटा का समय लगता है। और जो सूर्य का परिक्रमा करती है तो हम लोग जैसा कि पढ़े हैं 365.3 दिन का समय लगता है।
वर्ष का समय लगता है, 365.3 वर्ष का समय लगता है। तो ये जो है, ये अभी क्या बताया आपको कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां बताई गई है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन किसको कहा जाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। अक्ष क्या है? अक्ष समझ में आया। अब एक बात आती है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जब पृथ्वी का नमूना होता है उसी को ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब किसको बोलते हैं? पृथ्वी के नमूना। पृथ्वी एक समझिएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हाथी कितना बड़ा होता है? हाथी का लेकिन फिगर जो है एक छोटा सा, जो प्लास्टिक का भी एक छोटा सा, इतना छोटा भी हाथी आ जाता है, तो हाथी का ही नमूना है। उसी तरीके से पृथ्वी उतनी बड़ी है, उसका एक नमूना को क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। और अक्ष समझ में आ गया। पृथ्वी जो होती है अपने अक्ष पे, जो ग्लोब देखिएगा, ग्लोब हमेशा सीधा इस तरीके से सीधा नहीं होता है। ग्लोब जो होता है इस तरीके से झुका होता है। क्यों झुका होता है? क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर झुकी होती है। कितना डिग्री झुकी होती है? ये हमेशा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। अक्ष पर झुकाव पृथ्वी का कितना होता है? वो 23.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 23.5 डिग्री का झुकाव अक्ष पर होता है। अब बात आती है, ये पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक घूर्णन गति और दूसरा परिभ्रमण चाहे परिक्रमण। परिभ्रमण कहिए या परिक्रमण कहिए, दो गतियां होती है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? बात समझ में, जब अक्ष पे घूमती है। परिभ्रमण किसे कहते हैं? जब सूर्य की परिक्रमा करती है। परिभ्रमण करने में 365 दिन का समय लगता है। और पृथ्वी का जो घुमाव होता है, पूछता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व पृथ्वी का जो घुमाव होता है, घुमाव की जो दिशा होती है वो किस तरफ से होती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ये पृथ्वी घूमती है। तो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो सूर्य जो है, सूर्य का उदय पूरब में क्यों होता है? यही वजह है। आप देखे होंगे कि होता क्या है, जब आदमी ट्रेन से, बस से कहीं सवारी करता है, कहीं जाता है, तो रास्ते में अगर कोई खड़ा हुआ कोई वस्तु है या कोई गति में कोई वस्तु है, तो वो क्या लगता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत पेड़ ओड़ रहता है, लगता है कि विपरीत पीछे की तरफ भाग रहा है। तो पृथ्वी का गति चूंकि पश्चिम से पूरब होता है, और लेकिन जो सूर्य है, सूर्य पूरब से पश्चिम की तरह, पूरब में इनका उदय होता है। रीजन यही होता है कि पश्चिम से पूरब में पृथ्वी घूमती है, तो हमको ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब की तरफ उग रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गति होती है, वास्तव में जो गति होती है, इसी को आभासी गति भी कहा जाता है। और जो पृथ्वी का घूर्णन होता है, इसी घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो होता है, दिन और रात बदलते रहता है। दिन या रात का बदलना किसके कारण होता है? घूर्णन के कारण होता है। और जो पृथ्वी का जो परिभ्रमण गति है, ये जो परिभ्रमण गति है, इसके कारण जो होता है, मौसम और ऋतुओं का बदलना होता है। मौसम बदलता है या ऋतु बदलती है। ऋतु जो होता है, ऋतु, मौसम या ऋतुओं का बदलना किसके कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण। दिन रात का बदलना घूर्णन गति के कारण हो पाता है। अब जो होता है कि दिन और रात बराबर किस तिथि को होते हैं? सम दिवा रात्रि भी बोला जाता है। दिन और रात किस तिथि को बराबर होते हैं? ये जो है 21 मार्च और 23 सितंबर दो डेट हैं जहाँ पे दिन और रात जो होता है दोनों बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या है? 23 सितंबर को सम दिवा रात्रि होता है। मतलब दिवा यानी दिन और रात्रि मतलब रात सम होता है, यानी बराबर होता है। फिर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा किस दिन को होता है? 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी किस दिन को होती है? जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात जो होगी, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा, उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन दिन बड़ा होगा उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी। ठीक है, ठीक उल्टा होता है। ये कहिया होता है? 21 जून को होता है। और उत्तरी गोलार्ध में जहिया दिन छोटा होता है उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। वो कहिया होता है? 22 दिसंबर को। तो यहाँ से भी जो आता है 21 जून एक समय है, 21 जून और एक 22 दिसंबर,
21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून का जो समय है ये बताता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और यहाँ पे जो 22 दिसंबर है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, दिन छोटा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब दिन बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में रात जो होगी उसी डेट को बड़ी होगी, और उत्तरी गोलार्ध में जब यह दिन छोटा होगा दक्षिणी गोलार्ध में रात जो होगी उसी डेट को छोटी होगी। तो ये जो बात है ये बात 21 मार्च 23 सितंबर याद रखिए, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछते रहता है। फिर जो बात है कि एक जो है मैप से कुछ बातें एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन चीज़ों को भी समझ लिया जाए। देखिएगा ये जो है पृथ्वी, और यहाँ पे ये अक्षांश देशांतर आपको समझ में आना चाहिए। इस तरीके की जो रेखाएं होती है उनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, और जो इस साइड से इस तरीके से जो रेखाएं होती है, इस साइड से ऐसे जो रेखाएं होती है वो देशांतर कहलाती है। अक्षांश और देशांतर, ये देशांतर है, ये आपको जो अभी ड्रा कर रहे हैं ये देशांतर है, और इस तरीके से जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, वो जो होती है वो ये जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसका नाम मकर रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा। ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको अंटार्कटिक रेखा, और इसको आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, यह अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है साउथ पोल, और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है नॉर्थ पोल होता है। तो जब सूर्य की किरणें यहाँ से चलती है, सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सीधा पड़ती है। यहाँ से जब चलेगी तो थोड़ा तिरछा होती चली जाती है, यहाँ से तिरछा होती चली जाती है। तो सूर्य की किरणें सीधा कहाँ पे पड़ती है, विषुवत रेखा पे। जहाँ पे सीधा पड़ेगी वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगा, जहाँ पे तिरछा जाएगी वहाँ पे गर्मी कम होगा। तो इस वजह से ये वाला जो एरिया है, हाई वाला जो एरिया है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। ये वाला जो है हाई वाला, यानी कर्क रेखा से ऊपर और आर्कटिक वृत्त के अंदर, यहाँ मकर रेखा से नीचे और अंटार्कटिक वृत्त के अंदर, ये वाला जो है इसको समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। और ये वाला 66.5 से ऊपर जो वाला उत्तरी शीत कटिबंध, ये दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। तो जानना क्या है, जानना तो ये सारी बातें भी है, लेकिन यहाँ पे ये जानना है कि गर्मी सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, और जो है सूर्य की किरणें चूंकि तिरछी यहाँ पे पड़ती है, ध्रुवों पे पड़ती है, तो आते रहता है कि ध्रुव पे जो हमेशा ध्रुव पे 6 महीना तक दिन और 6 महीना तक रात्रि होता है। तो 6 महीना तक दिन होने के बावजूद भी वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, चूंकि इस वजह से वहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, वहाँ पे उतना गर्मी पहुँच ही नहीं पाता है कि बर्फ वहाँ से हटे। तो वहाँ पे बर्फ हमेशा, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा वाला एरिया है, जो शीत कटिबंध वाला जो एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है। फिर जो है अगला पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है उसके बारे में इसी में आगे हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। पृथ्वी के परिमंडल के बारे में हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है 3rd चैप्टर के अंतर्गत आएगा, पृथ्वी के परिमंडल।
पृथ्वी का परिमंडल। ये जो टॉपिक है पृथ्वी का परिमंडल वाला, इसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। क्यों उपस्थिति है? क्योंकि यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ है, जल है, हवा है, भोजन है, ये सारी उपस्थितियाँ आवश्यक गैसें हैं। तो जल, हवा और मिट्टी होने की वजह से यहाँ पे भोजन उपलब्ध रहता है। तो इस वजह से अनुकूल परिस्थितियाँ जीवन के लिए है, तो इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो जल होने की वजह से पृथ्वी पर जलमंडल होता है, हवा होने की वजह से इसको वायुमंडल भी पृथ्वी पर उपलब्ध है, वायुमंडल, और स्थल होने की वजह से जो भोजन होता है, भोजन उपलब्ध होता है। इस वजह से भोजन जो होता है, स्थल पे पेड़ पौधे होते हैं, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो इस वजह से ये स्थल मंडल। तो वो पृथ्वी के जो परिमंडल जो कहा जाता है, 3 परिमंडल, पृथ्वी का 3 परिमंडल बताया गया है। एक जलमंडल होता है, एक स्थल मंडल होता है और एक वायुमंडल होता है। अब हम लोग जो है पहला जलमंडल के बारे में समझेंगे। जलमंडल कहा जाए कि जल के जितने सारे स्रोत हैं, चाहे महासागर हो, सागर हो, नदी हो, तालाब हो, झील हो, जितने सारे जल के स्रोत हैं, सब आपस में मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से जलमंडल में हम लोग को समझना क्या है? जलमंडल में हम लोग को महासागरों के बारे में समझना है। एक जलमंडल में महासागर के बारे में समझना है। ऐसे जलमंडल जो होता है, केवल महासागर ही नहीं आते हैं जलमंडल में, महासागर भी आते हैं, सागर भी आते हैं, झील भी आती है, समुद्र भी आते हैं, नदियाँ भी आती है, ये सारा होता है। तो महासागर जो होता है 4 गो होता है। कौन कौन? एक प्रशांत महासागर होता है, एक हिंद महासागर होता है, हिंद, दूसरा तीसरा जो होता है आर्कटिक महासागर होता है, आर्कटिक, और चौथा जो है अटलांटिक महासागर है। चौथा जो है अटलांटिक महासागर है। ये बात थोड़ा समझिएगा कि जो कौन सा महासागर किस तरफ है। एक जो है आपको थोड़ा एक मैप की मदद से, एक डायग्राम की मदद से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा महासागर की स्थिति कहाँ पे है। जैसे में अगर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, अगर ये जो है एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, यूरोप, यहाँ से स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये क्या है? अफ्रीका। और यहाँ पे जो है ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इसको थोड़ा सा और चौड़ा किया जाए, ये वाला जो एरिया है वो अगर जो है इसको अभी मिटाते हैं, ये वाला दक्षिणी अमेरिका है, इसके ऊपर जो है उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है, इसके ऊपर एक उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका है, और नीचे जो है दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि कौन सा महासागर, ये 4 महासागर हैं, कौन सा महासागर कहाँ पे है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो प्रशांत महासागर की स्थिति समझिएगा। प्रशांत महासागर जो है यहाँ पे, प्रशांत महासागर यहाँ पे है। आर्कटिक जो महासागर है यहाँ से होके ये जो है यहाँ पे एशिया से नहीं जाता है, थोड़ी सी स्थिति जो है समझिएगा, यहाँ से ऐसे होके जाता है। ये क्या है? भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर है, और नीचे यहाँ पे हिंद महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ऊपर क्या है? आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर यहाँ भी, और इस क्षेत्र में जो उत्तरी अमेरिका का ऊपरी वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी आर्कटिक महासागर है। तो ये वाला जो टोटल क्षेत्र है ये आर्कटिक महासागर का है। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे जो बीच में गैप बनता है, ये वाला जो गैप, इस गैप में अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर कहा जाता है, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और ये वाला जो यहाँ ये टोटल जो है अटलांटिक महासागर, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहलाता है। अटलांटिक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है।
और इधर जो है इधर यही प्रशांत महासागर फिर इधर आ जाता है। प्रशांत महासागर इस तरफ ही, इसके किधर पश्चिम में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। और इस तरफ भी ये प्रशांत महासागर हो गया, यहाँ पे अटलांटिक महासागर हो गया, ये हिंद महासागर, इधर भी प्रशांत है, इधर ऊपर आर्कटिक, चारों महासागर क्लियर हुआ। तो ये जो है कई सारे जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन आपको क्लियर करेगा कि आर्कटिक महासागर क्या है, कहाँ है, प्रशांत महासागर कहाँ है, एशिया के किधर, पूरब में, और एशिया की दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है। ये यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में क्या है, अटलांटिक महासागर है। इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। इनके ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया या एशिया हो गया या यूरोप हो गया, इनके ऊपर में कौन सा महासागर है, इनके ऊपर जो है ये आर्कटिक महासागर होगा। और तो इस तरीके से हम जो है हर महासागर की स्थिति समझ सकते हैं। और यहाँ से इस लेवल पे 6th क्लास के लेवल पे यही हमको समझना है कि कौन सा महासागर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। और जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं, कई सारे लोगों को इसमें नहीं पता होगा कि कौन सा महासागर, खाली नाम आप जानते होंगे, कई सारे लोग तो नाम भी नहीं जानते होंगे। तो इन चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, आगे चल के ये आपका बेसिक तैयार हो रहा है। आगे चल के भूगोल समझने में कई सारी आपको जो फायदे होंगे, ये अगर आप समझ के रहेंगे तो फिर जो है ये हम क्या बताएं कि पृथ्वी का जो परिमंडल है, पृथ्वी के परिमंडल 3 बताए गए हैं। एक जलमंडल होता है, एक स्थल मंडल होता है, एक वायुमंडल होता है। तो जलमंडल में तो हम लोग समझ लिए, जलमंडल में जितने सारे जल के स्रोत हैं सब जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से महासागर होते हैं, जल की बड़ी राशियाँ होती है। महासागर 4 बताए गए हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ये महासागर 4 बताए गए हैं। चारों की स्थिति आप समझे एक डायग्राम की मदद से। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जलमंडल के बाद स्थल मंडल की तरफ। स्थल मंडल जो होता है, ये स्थल वाला जितना सारा इलाका है सारा स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। इसी स्थल मंडल पे मिट्टी होता है, कंकड़ होता है, पत्थर होता है, रोड होता है, घर होता है, मैदान होता है, पठार होता है, पर्वत होता है। सारी जो हम लोग देखते हैं वो सब जमीन पे जितनी सारी आकृतियाँ होती है सब किसके अंतर्गत शामिल होती है, स्थल मंडल के अंतर्गत शामिल होती है। अब स्थल मंडल में एक चीज़ हमको समझना है कि स्थल मंडल में एक स्थल संधि होता है। एक शब्द आता है स्थल संधि, एक शब्द होता है जल संधि। जल संधि, स्थल संधि, जल संधि को ही जल डमरू मध्य कहा जाता है। आप नाम सुने होंगे, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। तो स्थल संधि किसको कहते हैं, जल संधि किसको, दो बड़े बड़े स्थलों को जोड़ने वाली एक पतली स्थल की जो स्थल, ये जो भाग है स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल समूहों को जोड़ता है, स्थल खंडों को जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। और जल संधि किसको कहते हैं, पानी का एक संकरा भाग जो 2 बड़े बड़े जल राशियों को जोड़ता है, उनको क्या कहा जाता है, जल संधि कहा जाता है या जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि स्थल संधि और जल संधि आपको समझ में आ गया होगा। स्थल मंडल भी आप जो है यहाँ पे जितना जानना है उतना आपको बता दिए कि स्थल मंडल के अंतर्गत स्थल पर पाई जाने वाली जितनी सारी आकृतियां हैं सब स्थल मंडल के अंतर्गत शामिल है। फिर वायुमंडल आता है, तीसरा जो परिमंडल है उसको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में, वायुमंडल कहते किसको है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल में 5 परतें बताई गई है। वायुमंडल में कितने 5 परत बताई गई है वायुमंडल की। वो कौन कौन सी होती है, पहला जो होता है क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल। दूसरा जो होता है समताप मंडल होता है, समताप मंडल, समताप मंडल होता है। तीसरा जो होता है मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल। फिर आयन मंडल होता है, चौथा आयन मंडल। और फिर 5वां जो होता है बहिर्मंडल होता है। तो यहाँ से कई सारी बातें जाननी है कि देखिए क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल पे ही पर्वत हमको देखने को मिलते हैं, मौसम की जितनी सारी घटनाएं होती है, बारिश होता है, आंधी आता है, सब मौसम से संबंधित घटनाएं सब कहाँ देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल में होता है। सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में जितने सारे जेट विमान होते हैं,
जेट विमान कहाँ पे उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। जेट विमान समताप मंडल में। और जो मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है, उसके ऊपर मध्य मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल होता है, उसके ऊपर बहिर्मंडल होता है। और जो ये तीनों मंडल है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल को आपस में अगर मिला दिया जाए तो ये तीनों मिलके आपस में जैव मंडल का निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर जिसको बोला जाता है। तीनों मंडल, जल प्लस स्थल प्लस वायु मंडल का आपसी जो संयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है? जैव मंडल, बायोस्फीयर कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। फिर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। प्रमुख स्थल रूप, इसमें क्या क्या पढ़ना है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में हम लोग को मुख्य रूप से 3 के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में एक मैदान के बारे में पढ़ना है, दूसरा पठार और तीसरा पर्वत। यही 3 के बारे में हम लोग को पढ़ना है, मैदान, पठार और पर्वत के बारे में। अब बात होती है कि मैदान कहा किसको जाता है। तीनों के बारे में समझते हैं। मैदान कहा किसको जाता है? जो नीची और समतल भूमि का जो प्रदेश होता है, नीचा होता है और समतल होता है, उसी को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। मैदान के साथ एक खासियत है, मैदान के साथ खासियत कहिए या एक सीमा कहिए। मैदान जो होते हैं समुद्र से ऊंचे भी हो सकते हैं, समुद्र के लेवल से, या नीचा भी हो सकता है, लेकिन ये अपना समीपवर्ती जो पठार है या पर्वत है उससे ऊंचा नहीं हो सकता है। मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से नीचा या ऊंचा हो सकता है, लेकिन अपने बगल के, अपने समीपवर्ती जो पठार या पर्वत है उससे ऊंचा नहीं हो सकता है, तभी उसको क्या कहा जाएगा? मैदान कहा जाएगा। अब बात होता है मैदान, जब हम समझे तो मैदान 3 प्रकार के होते हैं। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? मैदान के 3 को प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार जो होता है, पहला जो होता है अपर्दन मूलक मैदान होता है। दूसरा जो होता है निक्षेपण मूलक मैदान होता है। क्या होता है? निक्षेपण मूलक मैदान होता है। और तीसरा जो मैदान होता है रचनात्मक मैदान होता है। तीसरा मैदान कौन सा होता है? रचनात्मक मैदान होता है। तीनों के बारे में समझते हैं। तीनों क्या क्या होता है? जो अपर्दन मूलक होता है, इसमें क्या होता है? ये मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की जो क्रिया का प्रमुख हाथ होता है। अपर्दन कहते किसको है? देखिए, अपर्दन जो होता है, एक अपक्षय होता है, एक अपर्दन होता है। दोनों में अपक्षय जो होता है, डायरेक्ट चट्टान जब टूट जाती है उसको अपक्षय कहा जाता है। अपर्दन क्या होता है? धीरे धीरे जब उसमें से परत दर परत जब हटते रहता है, जो वायु के कारण या जो है तापमान के कारण, भौतिक जो क्रियाएं हैं उनके कारण धीरे धीरे जब उसकी परत धीरे धीरे हटती है तो उसी को अपर्दन कहा जाता है। तो अपर्दन मूलक वे मैदान जिनमें की रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ होता है उसे अपर्दन मूलक मैदान कहा जाता है। एग्जाम्पल है अपर्दन मूलक मैदान का, एक फिनलैंड का मैदान है, वो अपर्दन मूलक मैदान है, फिनलैंड का मैदान। ठीक है। फिर उत्तर यूरोप का मैदान है, उत्तरी यूरोप का जो मैदान है वो है अपर्दन मूलक मैदान है। और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का जो मैदान है वो भी अपर्दन मूलक मैदान, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान, ये अपर्दन मूलक मैदान है। फिर निक्षेपण मूलक किसको बोलते हैं? निक्षेपण मूलक मैदान किस निक्षेपण की क्रिया द्वारा। निक्षेपण क्या होता है? एक अपर्दन होता है, एक अपक्षय होता है, एक अपर्दन होता है, एक निक्षेपण होता है। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण में जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंटेशन कहा जाता है, सेडिमेंट्स जो अवसाद होते हैं नदियों द्वारा या हवा द्वारा किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके जमा किया जाता है, उसी को निक्षेपण कहा जाता है। तो इसका क्या परिभाषा है? निक्षेपण की क्रिया द्वारा नदियों, हिमानी, वायु, सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं
उनको क्या कहा जाता है, निक्षेपण मूलक मैदान कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है केरल का जो तटीय मैदान है, वो केरल का तटीय मैदान वो निक्षेपण मूलक मैदान का एग्जाम्पल है। और दूसरा जो हंगरी का मैदान है वो किसका एग्जाम्पल है, वो भी जो है निक्षेपण मूलक मैदान का एग्जाम्पल है। फिर रचनात्मक मैदान के बारे में जो होता है, रचनात्मक मैदान किसको बोलते हैं, जो रचनात्मक मैदान होता है ये पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा निर्मित होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक जो अंदर से जो हलचलें होती है, भूगर्भिक जो क्रियाएं होती है, उनके कारण अगर किसी मैदान का निर्माण होता है तो उन्हें रचनात्मक मैदान कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती मैदान है, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ये रचनात्मक मैदान का एग्जाम्पल है। या भारत में जो उत्तरी भारत का विशाल मैदान है वो भी रचनात्मक मैदान का एग्जाम्पल है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान जो सतलज नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, वो रचनात्मक मैदान के अंतर्गत आता है। तो ये रचनात्मक, फिर से एक बार समझिए, अपर्दन की क्रियाओं द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसे अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। फिनलैंड का मैदान, उत्तरी यूरोप का मैदान, कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान जो है अपर्दन मूलक मैदान है। फिर निक्षेपण मूलक मैदान होता है। निक्षेपण मूलक मैदान किसे कहते हैं, निक्षेपण की क्रिया जैसे में नदी द्वारा, हवा द्वारा, समुद्री तरंग द्वारा अगर किसी मैदान का निर्माण होता है तो उसे निक्षेपण मूलक मैदान कहा जाता है। जैसे में केरल का जो तटीय मैदान है या हंगरी का मैदान है वो निक्षेपण मूलक मैदान का एग्जाम्पल है। फिर रचनात्मक मैदान किसको बोलते हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं हैं, भूगर्भिक हलचलें हैं, उनसे जो मैदान का निर्माण होता है उसको रचनात्मक मैदान कहा जाता है। जैसे में उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान या उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसे क्या कहा जाता है, ये रचनात्मक मैदान के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है तीन नदियों द्वारा वो सिंचित है। जैसे में एक जो है सतलज नदी पंजाब वाला एरिया में, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, और ब्रह्मपुत्र नदी उधर है असम वाला एरिया में, उत्तर पूर्वी जो भारत का राज्य है उन राज्यों में ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। तो ये जो है ये तीन प्रकार के मैदान होते हैं। फिर पठार आता है। पठार किसको बोलते हैं, पठार जो होते हैं आसपास की भूमि से ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊपर का जो तट होता है, ऊपर का जो तल होता है वो क्या होता है, समतल होता है। पठार का यही जो है आसपास की भूमि से ऊंचा लेकिन ऊपरी भाग सपाट, ऊपरी भाग क्या होता है, सपाट होता है। पठार और पर्वत में यही अंतर, ऊपरी भाग सपाट यानी समतल होता है। पठार से कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे में संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन है, संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तिब्बत का पठार है। और एक आता है संसार का छत किसे कहा जाता है, संसार का छत, ये पामीर का पठार है, इसको संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, तो ये पठार से फिर पर्वत आते हैं। पर्वत जो होता है, पर्वत के बारे में समझा जाए, पर्वत क्या होते हैं। तीसरा जो पृथ्वी का प्रमुख स्थल रूप के अंतर्गत मैदान होता है, पठार होता है और पर्वत होता है। ये जो पठार होते हैं यहाँ से खनिज निकाले जाते हैं, लोहा हो गया, कोयला हो गया, चांदी, सोना, सब इसके स्रोत, खनिजों के स्रोत कौन होते हैं, ये हम लोग के पठार होते हैं। अब पर्वत जो होता है, पर्वत जो आसपास के जो जमीन होती है उस जमीन से ऊंचे होते हैं, लेकिन जो पठार के ठीक उल्टा होता है। पठार भी आसपास की जमीन से ऊंचा होता है, पर्वत भी आसपास की जमीन से ऊंचा होता है, लेकिन पठार का ऊपरी भाग समतल होता है और पर्वत का ऊपरी भाग जो होता है वो संकरा होता है, वो चोटी टाइप का होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है। और जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उनको पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ कहा जाता है। और जो पर्वत कई सारे पर्वत आपस में एक दूसरे से जुड़ के चैन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं, तो उस तरीके के पर्वतों की श्रृंखलाएं को क्या कहा जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, पर्वत श्रेणी कहा जाता है, जैसे माउंटेन रेंज कहा जाता है उसको। तो पर्वत के बारे में आप समझे होंगे। और ये जो हिमालय है, हिमालय पर्वत का एग्जाम्पल है, अरावली पर्वत का एग्जाम्पल है। बिहार में कई सारी पहाड़ियाँ हैं, अभी बताएं कि पहाड़ी किसको कहा जाता है,
पर्वतों के जो छोटे रूप होते हैं, छोटे छोटे जो पर्वत होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होता है, उनको पहाड़ी कहा जाता है। बिहार में ऐसी कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे राजगीर की पहाड़ी है, गिरियक पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी है, हवेली खड़गपुर की पहाड़ी है, मंदार हिल की पहाड़ी है, ये सारी पहाड़ियाँ हैं। अब जो होता है पर्वत के बारे में जानना है, पर्वत हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, पर्वत का अलग अलग प्रकार होता है, उन पर्वतों के प्रकार के बारे में समझ लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन प्रकार के पर्वत बताए गए हैं। पर्वतों के प्रकार कितने, टाइप्स, कितना पर्वतों का, 3 को। पहला क्या है, वलित पर्वत होता है, वलित पर्वत, इसी को फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है, चाहे मोड़दार पर्वत भी बोला जाता है। वलित पर्वत किसको कहते हैं, इसका क्या पहचान होता है कि वलित पर्वत है। वलित पर्वत का जो सतह होता है वो उबड़ खाबड़ होता है और साथ में शिखर शंक्वाकार होता है, शंकु के आकार का शिखर होता है। तो वलित पर्वत किसको बोला जाएगा, उबड़ खाबड़ सतह, उबड़ खाबड़ सतह और शिखर शंक्वाकार, और जो शिखर होगा वो कैसा होगा, शंक्वाकार होगा, शंक्वाकार होगा, उसको क्या कहेंगे, वलित पर्वत कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल है भारत का हिमालय पर्वत, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है हिमालय, हिमालय क्या है, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। फिर दक्षिण अमेरिका का एंडीज है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है, एंडीज, वो भी कौन सा, वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। फिर जो पर्वत होते हैं, दूसरा पर्वत, पर्वत का जो दूसरा प्रकार होता है उसको भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, ये आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरार जब पड़ जाता है तो उन दरारों के बीच की जो भूमि होती है अचानक उठ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। बीच के भाग उठने से भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। तो भ्रंशोत्थ पर्वत, बात समझ में आया, पर्वत जो होता है पर्वतों के बीच अचानक दरार पड़ जाता है और दरार जब पड़ गया तो बीच वाला जो भूमि होता है ऊपर उठ जाता है। तो जो बीच वाले भूमि ऊपर उठने से जो पर्वत का निर्माण होता है उसको क्या कहा जाता है, भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। और उस तरीके के भ्रंशोत्थ पर्वत का एग्जाम्पल भारत में सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा का हम नाम सुनेंगे, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत है। फिर जो तीसरा टाइप होता है ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तीसरा जो पर्वतों का प्रकार होता है उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होता है। ज्वालामुखी क्रियाओं से, जो ज्वालामुखी से जो निकले लावा होता है, अन्य पदार्थों, और जो अन्य पदार्थ होते हैं ठंडा होकर जब जम जाते हैं तो पर्वत का आकार लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है इटली का विसुवियस, इटली का जो विसुवियस पर्वत है वो ज्वालामुखी विसुवियस, विसुवियस, विसुवियस पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। और आपको बता दिए पहाड़ी किसको कहा जाता है, पर्वत जो होते हैं कम ऊंचाई के जो पर्वत होते हैं उनको क्या कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत इसी में एक आता है। अवशिष्ट पर्वत जो होता है इसका प्रकार नहीं है, अवशिष्ट पर्वत जो है इसी का बदला हुआ रूप है वलित पर्वत का। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं, जब वलित पर्वत बहुत ज़्यादा दिनों के हो जाते हैं तो अपर्दन की क्रिया के होने के कारण उनकी ऊंचाई कम हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ऐसे अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल क्या है, अरावली का पर्वत जो है, अरावली पर्वत वो अवशिष्ट पर्वत, यानी अवशिष्ट पर्वत कौन है, इसी का रूप है, वलित पर्वत का रूप है। वलित पर्वत जो होते हैं बहुत ज़्यादा दिन के हो जाने के कारण अपर्दन की ऊंचाई, अपर्दन के कारण बहुत ज़्यादा दिन के जब हो जाते हैं तो अपर्दन की क्रियाएं उन पर होने लगती है और ऊंचाई कम हो जाती है, तो ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो ये क्लास 6 का इतना नोट्स है। और इसके बाद और 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे ग्लोब है, अक्षांश है, ग्लोब अक्षांश तो आपको समझा ही दिए। तो ये इतना अगर आप रखते हैं तो क्लास 6 को आप मेंटेन कर लेंगे, क्लास 6 आप क्लियर कर लीजिएगा। फिर जो अगला जो वीडियो होगा क्लास 7 से रिलेटेड होगा और वहाँ पे आपको समझाया जाएगा, जो पॉइंट जो महत्वपूर्ण होंगे उनको बता दिया जाएगा।